Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. In the series of Indian economy, today we will study Capital Market Part 2. कैपिटल मार्केट पार्ट 2 के अंदर हम लोग शुरुआत करेंगे सेबी से, यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये एस्टेब्लिश हुआ था 1988 के अंदर एज नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ताकि सिक्योरिटी मार्केट्स को रेगुलेट किया जाए। बाद में इसको ऑटोनोमस बनाया गया सरकार के द्वारा 12 अप्रैल 1992 के अंदर, और उसको स्टैट्यूटरी पावर दिया गया उसी साल 92 के अंदर सेबी एक्ट 1992 के तहत। इसका हेडक्वार्टर है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई के अंदर, और उसके नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सदर्न और वेस्टर्न रीजनल ऑफिसेज भी है न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद रिस्पेक्टिवली। उसके अलावा लोकल ऑफिस भी इसने खोली है जयपुर, बेंगलोर, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, पटना, कोची और चंडीगढ़ के अंदर। सेबी को कौन मैनेज करता है? तो उसके मेंबर्स, जिसके अंदर सबसे पहले चेयरमैन, जिसको नॉमिनेट किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, 2 मेंबर्स जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स होते हैं, 1 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और जो 5 रिमेनिंग मेंबर्स है उसको भी सरकार नॉमिनेट करती है, जिसमें से 3 होल टाइम मेंबर्स होते हैं। अब सेबी और उसके रिफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो रिफॉर्म इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि 1992 के अंदर हर्षद मेहता ने और 2000 के अंदर केतन पारिक ने स्कैम किया था स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, और उसके बाद में कई सारे मेजर्स लिए गए सरकार के द्वारा ताकि स्मॉल इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब इस स्कैम के बारे में हम लोग किसी लेक्चर के अंदर, किसी वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इन लोगों ने किस तरह से स्कैम किया था। बेसिकली हर्षद मेहता ने किया था इनसाइडर ट्रेडिंग, यानी कि एक तरह का करप्शन किया था। सपोज कोई शेयर होता है, उसका मार्केट वैल्यू इतना नहीं है, तो उसके जो भी 1-2 या तो वॉटेवर जितने भी शेयर होल्डर्स मौजूद है, तो वो हर्षद मेहता से, वो ब्रोकर था हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के अंदर, तो उनसे बात करके बोलता है कि भाई हमारे शेयर्स को बढ़ाइए। तो हर्षद मेहता क्या करता है, एक आर्टिफिशियल उसकी डिमांड क्रिएट करके उस शेयर्स के रेट बढ़ा देता है, ताकि डिमांड बढ़ेगी। बिकॉज आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट हो रही है तो मार्केट में लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये बेहतर जा रहा है। अब क्योंकि डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर वो महंगा होगा शेयर, जो पहले लो प्राइस पर चल रहा था। तो जिन लोगों ने खरीदे हुए थे वो बेच देंगे, बिकॉज एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके रखी थी। और बाद में क्या होता है, 2-3 दिन बाद वो शेयर कोलैप्स हो जाता है। तो ऐसे जो स्मॉल इन्वेस्टर्स जिन्होंने डिमांड देखकर पैसा इन्वेस्ट किया था, उनके पैसे डूब जाते हैं, और जिन्होंने ये काम करवाया वो कमा लेते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीज़ें हुआ करती थी, बिकॉज पहले ऑनलाइन नहीं था, पेपर के ऊपर पूरा का पूरा शेयर मार्केट चलता था, तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग हो जाती थी। तो सेबी ने बाद में कई सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, जिसमें ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने की बात की, कंप्यूटराइज करने की बात की, इनसाइड ट्रेडिंग को ख़त्म करने की बात की, फॉरवर्ड्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाने की बात की, और T+2 सिस्टम सेटलमेंट के लिए इंट्रोड्यूस करने की रिफॉर्म्स के अंदर बात की थी। और भी कई सारे स्टेप्स थे ताकि स्पेकुलेशंस को चेक किया जाए और मैनिपुलेशन रोका जाए मार्केट के अंदर। सेबी और उसके रिफॉर्म्स के अंदर कई सारे स्टेप्स हैं, जो यहाँ पर कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करते हैं। सेबी ने रिकन्स्टिट्यूट किया अपना गवर्निंग बॉडी में, ताकि स्टॉक एक्सचेंजेस को अच्छे से रेगुलेट किया जाए, और उसके अलावा कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स को लेकर आए ब्रोकर्स के लिए, और मार्केट रूल्स लेकर आए ताकि क्लाइंट और ब्रोकर के रिलेशन और भी ट्रांसपेरेंट हो पाए। सेबी ने एनफोर्स किया कि कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी कि जिन कंपनियों का शेयर मार्केट के अंदर चल रहा है उनको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, कि कितने शेयर्स है, कितना कमा रहे, कितना इनका कैपिटल वगैरह मौजूद है, कंपनी का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन किया, रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने की बात की। सेबी ने बाद में एम्पावर किया कि म्यूचुअल फंड्स को भी ये लोग रजिस्टर और रेगुलेट करेंगे। कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आए ताकि सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो ऑपरेट हो रही है इंडिया में, उन लोगों के लिए क्लॉज 49 लेकर आए। उसमें बताया गया कि जितने भी लिस्टिंग एग्रीमेंट है सेबी के साथ, तो सेबी ने बोला कि सारी लिस्टेड कंपनियों को क्या करना होगा कि अपने जो डायरेक्टर्स है बोर्ड के अंदर, डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड, उनको आधा जो 50% के डायरेक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और उसके अलावा सेबी ने बोला कि एंकर इन्वेस्टर का होना मैंडेटरी है। व्हाट इज एंकर इन्वेस्टर? तो एंकर इन्वेस्टर को कॉर्नर स्टोर इन्वेस्टर भी बोला जाता है ग्लोबली। इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि सॉवरेन वेल्थ फंड वाले, म्यूचुअल फंड वाले, पेंशन फंड वाले। तो इनको इनवाइट किया जाता है कि अब आप हमारे आईपीओ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उस आईपीओ की पॉपुलैरिटी बढ़े,
मार्केट के अंदर, और आईपीओ के जो दूसरे इन्वेस्टर है मार्केट में उनका कॉन्फिडेंस भी उस आईपीओ के प्रति बढ़े। अब आईपीओ के बारे में अगर आपको जानना हो डिटेल में तो इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक यहाँ पर आई कार्ड के अंदर मिल जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या है एंकर इन्वेस्टर के, तो वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं पब्लिक के अंदर, मार्केट के अंदर, ताकि वो XYZ कंपनी जो है मार्केट से पैसा उठा सके और इन्वेस्टर को मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस हो। जितना लार्ज जितना वॉल्यूम और वैल्यू एंकर सब्सक्रिप्शन का होता है उतना ही इंडिकेट होता है कि कंपनी का रेपुटेशन या साउंडनेस कितनी है। एंकर इन्वेस्टर एक बेंचमार्क सेट करके रखता है और गाइडलाइंस भी देता है इश्यू प्राइस को लेकर कि कितने प्राइस रखनी चाहिए आपके अपने आईपीओ की, क्या ब्याज होना चाहिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के अंदर। क्लियर? तो ये सारा एंकर इन्वेस्टर करता है। अब कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो सिंस 1991 भारत सरकार ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी लाया था, जिसमें कई सारे स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले सेबी को स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड का अमल किया गया था। रोलिंग सेटलमेंट को लाया गया ताकि स्पेकुलेशन रिड्यूस किया जाए। FII यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको परमिट किया 1992 से कि बाहर के इन्वेस्टर्स भी आ सकते हैं और इंडिया के कैपिटल मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करके अपना अर्निंग कर सकता है। क्लियर? फिर सेटलमेंट गारंटी फंड सारे स्टॉक एक्सचेंज के लिए बोला गया। क्लियरिंग हाउस को सेटलमेंट का यहाँ पे बोला गया। फिर कंपलसरी डीमटेरियलाइजेशन का बोला, शेयर सर्टिफिकेट का, कि शेयर सर्टिफिकेट अभी डीमटेरियलाइज होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और जितने भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करने की बात की पेपर ट्रेडिंग को लेकर, ताकि जो ट्रांसफ़र है वो और स्पीड अप हो जाए। क्लॉज 29 के अंदर बोला गया कि लिस्टिंग एग्रीमेंट को कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो क्लॉज है वो मेंटेन रखना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा, और बाद में FMC को सेबी के साथ मर्जर करने की भी बात की थी, जो 28 सितंबर 2015 में हुआ था। टाइप्स ऑफ शेयर की बात करते हैं। सबसे पहले आता है कॉमन स्टॉक। कॉमन स्टॉक एक कॉर्पोरेट इक्विटी ओनरशिप है सिक्योरिटी की, यानी कि कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर बेचता है तो जितने का भी शेयर होता है और जो भी वो शेयर खरीदता है तो उसको बोला जाता है कि ये इक्विटी शेयर है, कि उतने इक्वल परसेंटेज का मालिक है उस कंपनी का। जो टर्म वोटिंग शेयर है या तो ऑर्डिनरी शेयर है उसको भी फ्रिक्वेंटली बोला जाता है, मतलब टर्म वोटिंग शेयर, ऑर्डिनरी शेयर, ये सब भी नाम है इस कॉमन स्टॉक के अलग अलग देशों के अंदर, दुनिया के अंदर। कॉमन स्टॉक प्राइमरीली US के अंदर बोला जाता है। इक्विटी शेयर, ऑर्डिनरी शेयर UK या तो कॉमनवेल्थ नेशन के अंदर बोले जाते हैं। जैसे कि हम इंडिया में इक्विटी शेयर बोलते हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स को इक्वली बांट के रखा है, उसको बोला जाता है कॉमन स्टॉक। यानी कि मार्केट के अंदर सपोज 100 रुपये के स्टॉक को 1-1 रुपये के शेयर में बांटा, तो वो क्या है, सारा स्टॉक होल्डर या इक्विटी होल्डर उतने 1% का 10% का कंपनी का। फिर होता है प्रेफर्ड स्टॉक। तो ये क्लास ऑफ ओनरशिप है कॉर्पोरेशन के अंदर जहाँ पर हाई क्लेम मिला जाता है, यानी कि जो भी अर्निंग या एसेट्स मिला जाता है कंपनी के द्वारा स्टॉक्स को, तो सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक को दिया जाएगा कॉमन स्टॉक से भी पहले, बिकॉज ये एक टाइप का प्रीमियम बोल सकते हो, प्राइम कस्टमर्स। तो प्रेफर्ड शेयर वाले को सबसे पहले डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड यानी कि उस इन्वेस्ट किए हुए पैसों का नफ़ा। ठीक है, कि भाई सपोज 10% का आपका शेयर है तो कंपनी का सालाना जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से 10% आपको मिल जाएगा, तो वो जो प्रॉफिट मिल रहा है उसको डिविडेंड बोला जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले प्रेफर्ड शेयर वाले को मिलता है, बाद में कॉमन शेयर होल्डर्स को मिलता है, या तो ऐसे शेयर वालों को मिलता है जिनका कोई वोटिंग राइट्स नहीं होता। यानी कि कॉमन शेयर और वोटिंग राइट्स के अलावा प्रेफर्ड शेयर वालों को पहले डिविडेंड मिल जाता है। अब डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी चीज़ का जो वैल्यू है वो डिराइव करता है मोर वन या मोर अंडरलाइंग एसेट्स के द्वारा। डेरिवेटिव का इजी भाषा में इसका मतलब है, सपोज से फॉर एग्जांपल कर्ड, तो कर्ड मिल्क का डेरिवेटिव है, पेट्रोल क्रूड का डेरिवेटिव है। तो ऑन एंड ऑल जो डेरिवेटिव है वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो डिराइव करता है अपनी वैल्यू को एक या उससे ज़्यादा अंडरलाइंग एसेट से। ये जो अंडरलाइंग एसेट है वो स्टॉक हो सकता है, इंडाइसिस हो सकता है, कमोडिटीज़ हो सकता है, और भी कुछ भी हो सकता है। ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें सारी स्पेसिफिकेशन और प्री डिफाइंड रहती है और बाइंडिंग रहती है कि भाई डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट लेना है तो क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी। तो स्पेसिफिकेशन लिस्ट के अंदर यहाँ पर प्राइस, वैलिडिटी,
क्वांटिटी, क्वालिटी, राइट्स, ऑब्लिगेशंस ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये सारी चीज़ें अंदर आ जाती है। तो ये भी एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से जिसका यूज़ करके आप मार्केट में से पैसा उठा सकते हो और अपने कमोडिटीज़ का जो रेट है वो डिसाइड किया जा सकता है। फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ये जनरली ट्रेडिंग फ्लोर के ऊपर किया जाता है फ्यूचर एक्सचेंज को लेकर। यहाँ पर कमोडिटीज़ को बाय और सेल किया जाता है, या तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बाय और सेल किया जाता है प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर, कि 10 साल बाद में मैं इस चीज़ को इतने दाम में खरीदूंगा। वो आज से फिक्स हो जाता है कि कितने दाम में करना है और कितने पीरियड के बाद, उसको बोला जाता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। इसमें ऑप्शन भी दिया जाता है कि अगर किसी को, दो पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये बेचेगा और ये खरीदेगा, तो उनको अगर अपना राइट वापस खींचना है कि नहीं मेरे को नहीं बेचना, वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खरीदना, तो उसके लिए दो ऑप्शन है, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। पुट ऑप्शन राइट है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको बेचना ही है। बेचने वाले ने पहले एग्रीमेंट किया, फिर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं बेचना, तो वो पुट ऑप्शन रखेगा। सिमिलरली खरीदने वाले के लिए कॉल ऑप्शन है कि नहीं मुझे अब नहीं खरीदना। तो फ्यूचर्स में क्या हो सकता है, एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड, स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट्स, डिलीवरी डेट्स की कई सारी रेंज, ये सेटल्ड होता है डेली बेसिस पर। कॉन्ट्रैक्ट जो है यूजुअली मैच्योरिटी के पहले भी कभी कभी ख़त्म हो सकता है पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन के ज़रिए। अब कमोडिटी एक्सचेंज क्या है, तो कमोडिटी एक्सचेंज ये इंस्टीट्यूशन है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कमोडिटी फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए। क्लियर, कमोडिटी फ्यूचर को ट्रेड करने के लिए कहाँ जाएंगे, कमोडिटी एक्सचेंज के पास। ये एक प्रकार का स्टॉक मार्केट जैसा है। ये बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है प्राइस डिस्कवरी को लेकर, कई सारे बायर्स और सेलर्स से इंटरेक्ट करवाने के लिए और मोस्ट एफिशिएंट प्राइस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का निकालने के लिए। इंडिया का जो कमोडिटी एक्सचेंज है वो ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है कमोडिटी फ्यूचर्स का नंबर ऑफ कमोडिटीज़ के अंदर। दो लेवल के यहाँ पर है इंडिया के अंदर, एक नेशनल और रीजनल। नेशनल लेवल में 5 है, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि NCDX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि MCX, नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NMCEI, ACE डेरिवेटिव्स एंड कमोडिटी एक्सचेंज, और लास्ट में है इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि ICEX। यूनिक फीचर क्या है इन कमोडिटी एक्सचेंज का, तो ये डीम्यूचुअलाइज्ड है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है इनके अंदर, और कई सारे कमोडिटीज़ का यहाँ पर ट्रेडिंग अलाउड किया जाता है, इवन मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का भी। अब इस कमोडिटी एक्सचेंज को रेगुलेट करने वाला होता है फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। तो ये जो फॉरवर्ड मार्केट कमीशन है वो चीफ रेगुलेटर है कमोडिटी फ्यूचर मार्केट का भारत में। जुलाई 2014 में 17 ट्रिलियन रुपए का ये कमोडिटी ट्रेड करता था भारत में, लेकिन रिसेंटली हमने देखा कि 2015 के अंदर इस FMC को सेबी के साथ मर्ज कर दिया, यानी कि इसका काम अभी कौन करता है, सेबी करता है। सितंबर 2015 में इसको मर्ज कर दिया गया था। तो ये चीफ रेगुलेटर था फॉरवर्ड या फ्यूचर मार्केट का भारत में। 1953 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर था। स्टैट्यूटरी बोर्ड के फॉर्म के अंदर ये एस्टैब्लिश हुआ था अंडर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952। इसका जो फंक्शन था वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके अंडर में आता था, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर, जो भारत सरकार के डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज हुआ करती है। इसके अंदर 2 से 4 मेंबर होते हैं और सभी को भारत सरकार अपॉइंट करती है। इसमें 23 फाइबर और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फ्यूचर ट्रेडिंग किया जाता है, 15 स्पाइसेस के अंदर, 44 एडिबल ऑयल्स, 6 पल्सेस, 4 एनर्जी प्रोडक्ट्स, सिंगल वेजिटेबल्स, 20 मेटल फ्यूचर्स, 33 अदर फ्यूचर्स के अंदर ये यहाँ पर ट्रेडिंग की जाती है। अब इस अलग अलग टाइप्स की ट्रेडिंग या कमोडिटीज़ के होने के कारण, सपोज यहाँ पर देखिए खाने पीने की भी चीज़ है, तो यहाँ पर फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन भी इसको कंट्रोल करता है यहाँ पर। अब बारी आती है बायबैक ऑफ शेयर। तो स्टॉक बायबैक क्या होता है कि अपने शेयर जो स्टॉक के होते हैं जो बेचे गए थे मार्केट में IPO के जरिए, बाद में सेकेंडरी मार्केट में जो घूम रहे कंपनी के, तो उसको वापस खरीदना कंपनी के द्वारा। एसेंशियली ये बायबैक किया जाता है कंपनी के द्वारा मार्केट वैल्यू के ऊपर, पर शेयर के हिसाब से मार्केट वैल्यू जो होता है वो भाव देकर कंपनी अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है और उतने पोर्शन का ओनरशिप वापस निभा लेती है जो पहले डिस्ट्रीब्यूट किया गया था पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टर्स के अंदर। रीज़न क्या बायबैक का, तो सबसे पहले कंपनी को अगर अपना अनयूज्ड कैश यूज़ में लाना हो तो वो क्या करेगा, वापस अपने शेयर खरीद लेगा ताकि उसका पैसा यूज़ में आ जाए। फिर अपने शेयर्स के ऊपर ज़्यादा अर्निंग करने के लिए भी वो बायबैक करता है,
और या तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को रिड्यूस करने के लिए, ताकि उनके जो सर्व करने का जो खर्चा है सर्विस देने का वो कम हो जाए। तो शेयर्स जो बॉट बैक किया जाता है, बाय बैक किया जाता है, वो कैंसिल नहीं होता और शेयर होल्डर्स को बेनिफिट भी मिल जाता है। बायबैक का जो प्राइस है वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। कंपनी बायबैक कर सकती है रिजर्व्स के साथ, लेकिन बोरो नहीं कर सकती बायबैक्स को। क्लियर? अब रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है, ये रिफॉर्म्स के अंदर आया था। तो रोलिंग सेटलमेंट के अंदर जिस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, वो सेटल डे माना जाता है और उसके आधार पर नेट ऑब्लिगेशन यानी कि जो पेमेंट वगैरह किया जाता है वो किया जाता था पहले। अब प्रेजेंटली क्या है, ट्रेडिंग होता है T+2 के आधार पर, यानी कि T यानी कि ट्रेड डे। सपोज यहाँ पर एग्जांपल है, मंडे को ट्रेड हुआ था। क्लियर? तो टिपिकली सेटल्ड कब होगा, वो 2 दिन के बाद, +2 यानी कि वेडनेसडे को। वर्किंग डेज यहाँ पर काउंट होंगे। अगर सपोज आपका सैटरडे को ट्रेड हुआ है तो संडे छोड़कर ट्यूसडे को आपका सेटलमेंट होगा पैसों का। तो फंड और सिक्योरिटी पे इन पे आउट होता है T+2 के आधार पर। आज ट्रेड, 2 दिन बाद पैसा। क्लियर? ताकि जो स्पेकुलेशन मैनिपुलेशन है मार्केट का वो ना हो। म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो ये फाइनेंशियल, यहाँ पर क्या होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट में आपको क्या बोला जाता है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाओ, आपको कुछ एवरी मंथ या 6 मंथ्स या क्वार्टरली या ईयरली पैसे भरने पड़ेंगे और उसके सामने आपको इंश्योरेंस और ब्याज दोनों मिलेगा। ठीक है? तो ये तो हुआ कस्टमर साइड से। लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती है, उस पैसों से वो अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हुआ, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करना हुआ, तो वहाँ से वो पैसा कमाती है। इन शॉर्ट, म्यूचुअल फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट किया यानी कि आपने इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया। बिकॉज स्टॉक मार्केट के अंदर सपोज किसी को ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहता है, तो दूसरा तरीका है म्यूचुअल फंड, कि आपका पैसा इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में गया किसी एक्सपर्ट के थ्रू, क्योंकि उस कंपनियों के अंदर काफ़ी एक्सपर्ट बैठे होते हैं जो आपके पैसों को डुबाने से रोकता है या तो कम से कम पैसे डूबे वो ट्राई करता है। तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी जो होते हैं वो पैसा लेते हैं, उनके ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनियों के अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल मार्केट के अंदर, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो इन्वेस्टर्स के लिए जो उन लोगों के पास आए हो। ठीक है? म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर, जो कंपनी म्यूचुअल फंड चलाती है उनके कस्टमर्स के लिए। और म्यूचुअल फंड ये कंपनी को क्यों करती है, फीस के लिए, पैसा कमाने के लिए। क्लियर? स्प्रेड क्या होता है, हम डेफिनेशन देख लेते हैं अब। तो जब किसी भी शेयर के प्राइस का बाय और सेल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है स्प्रेड। हायर द लिक्विडिटी ऑफ शेयर, जितना शेयर की लिक्विडिटी होगा उतना ही स्प्रेड कम होगा और वाइस वर्सा। स्प्रेड को जोबर्स टर्न और मार्जिन भी बोला जाता है। फिर कर्ब डीलिंग, ये दोनों तरीके से लिखा जाता है, कर्ब ट्रेडिंग भी बोला जाता है। तो ये वो ट्रेडिंग है जो जनरल मार्केट रेगुलेशन के बाहर होता हो, यानी कि ट्रेडिंग होता है जनरली कंप्यूटर या टेलीफोन के थ्रू आफ्टर द एक्सचेंज क्लोज्ड। शाम को मार्केट बंद होने के बाद कंप्यूटर या टेलीफोन के जरिए जो ट्रेडिंग होती है आफ्टर मार्केट, उसको बोला जाता है कर्ब ट्रेडिंग। इसलिए आपने देखा होगा कि न्यूज़ में आता है कि मार्केट 30,000 पॉइंट पर बंद हुआ और जब खुलता है तो 50,000 पॉइंट यानी कि उछाल के साथ या तो घटने के साथ भी खुलता है। तो ऐसा क्यों हुआ, 30 में बंद हुआ तो 30 में खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर उस दौरान रात को कर्ब ट्रेडिंग होती है। ठीक है? सपोज आपको रात को बैठे बैठे आपने देखा है सेंसेक्स को, निफ्टी को, और आपको लगा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपने वहाँ पर क्लिक कर दिया, आपने ब्रोकर को बोल दिया कि इसको रोक के रख लो। ठीक है? तो ये सारा कर्ब ट्रेडिंग आफ्टर मार्केट होता रहता है। फिर आता है NSCC, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, 1996 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये काउंटर पार्टी रिस्क लेती है सारे ट्रांजेक्शन को लेकर NSE के अंदर। ठीक है? ये इंटरमीडियरी के तौर पर काम करता है जो सारे ट्रेडिंग्स का गारंटी लेता है। फिर सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है, तो जो अमाउंट एक्चुअली पे किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है, उसको बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सपोज कंपनी ने अपने शेयर को बाहर निकाले बेचने के लिए, तो जिन जिन लोगों ने उसके लिए अप्लाई किया है, पैसे भर दिए, उसको बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कि कंपनी के जो ये शेयर खरीदे गए हैं लोगों के द्वारा, उसके पैसे कंपनी के पास आ गए हो, या तो वो कमिटेड है कि वो पैसे दे देंगे, उस चीज़ को बोला जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
फिर आता है इश्यूड कैपिटल, अमाउंट विच इज सॉट बाय द कंपनी टू बी रेज बाय इशूइंग शेयर। तो इश्यूड कैपिटल में क्या होता है कि कंपनी जब डिसाइड करती है कि मेरे को सपोज 100 करोड़ रुपए मार्केट से लेने हैं, तो 100 करोड़ रुपए का शेयर बेचेगा। तो वो क्या होता है कि इश्यू कैपिटल, कि कंपनी ने इश्यू किया कि मुझे इतना कैपिटल मार्केट से लेना है अपने शेयर्स को बेचकर, उस चीज़ को बोला जाता है इश्यूड कैपिटल। फिर होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल एक लिमिट होती है टाइप की, कि जिससे ज़्यादा कंपनी कोई भी उस ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज़्यादा पैसा मार्केट से नहीं उठा सकता। इसको ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है यूएस के अंदर। तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है जो कंपनी ऑथोराइज्ड है बाय इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कि वो मार्केट से उठा सके। चौथा डेफिनेशन आता है पेड अप कैपिटल। ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का वो पार्ट है जिसका पैसा कंपनी के पास आ गया शेयर बेचने के बाद मार्केट में, यानी कि लोगों ने पेड अप कर लिया उस स्टॉक का कंपनी को, उस चीज़ को बोला जाता है पेड अप कैपिटल। सपोज ये पूरी ग्लास है, तो ये ग्लास का ये अंत है कि भाई इससे ज़्यादा पानी नहीं भर सकते, तो इस एंड को बोला जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, कि कंपनी इससे ज़्यादा मार्केट से पैसा नहीं उठा सकती। अगर इस ऑथोराइज्ड कैपिटल को उठाना है कंपनी को, तो शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए और उसके साथ साथ फीस पेमेंट करनी पड़ेगी सरकार को, और अपना नया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेवलप करना पड़ेगा। पेड अप कैपिटल क्या होता है? सपोज ऑथोराइज्ड कैपिटल में से कंपनी ने डिसाइड किया है कि मुझे इतना पैसा मार्केट से उठाना है, तो इतना पैसा जो डिसाइड किया उसको बोला जाएगा इश्यूड कैपिटल। और सपोज मैं इतना पानी भर लेता हूँ इसके अंदर, यानी कि पैसा आ गया, तो उस चीज़ को अब बोला जाएगा पेड अप कैपिटल। तो ये वाटर इन द कंटेनर, हमने लेवल किया, यानी कि इतना मेरे को इशू करना है, इतना इशू किया, पब्लिक ने बोला कि हाँ इतना मैं लूँगा, इतना मैं लूँगा, इतना मैं भरूँगा, इतना मैं भरूँगा, इतना पानी मैं भरूँगा, उस चीज़ को बोला जाएगा सब्सक्राइब्ड। अब लोगों ने पानी भरना शुरू किया और यहाँ तक पानी भर गया, यानी कि पानी आ गया कंपनी के पास, उसको बोला जाएगा पेड अप कैपिटल। समझ में आ गया पूरा का पूरा? फिर ग्रीन शू ऑप्शन, तो ये स्पेशल प्रोविजन है आईपीओ प्रोस्पेक्टस को लेकर, यानी कि कंपनी चाहे तो अंडरराइट कर सकती है। अगर कंपनी को लगता है कि उसके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिमांड है उसके आईपीओ की, तो वो आईपीओ की वैल्यू बढ़ा सकता है। सपोज कंपनी डिसाइड करता है कि मेरे को 100 करोड़ के आईपीओ बेचने हैं, 100 करोड़ के आईपीओ से शेयर्स बेचने हैं, और डिमांड ज़्यादा है, तो वो 100 का 150, 110 जो भी करना चाहे वो बढ़ा सकती है, ताकि स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन रहे मार्केट में और लिक्विडिटी ऑफर हो लोगों को और कंपनी को। जैसे कि कंपनी इंटेंड है कि उसको 1 मिलियन शेयर बेचने हैं अपने स्टॉक्स के पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू, लेकिन उस आईपीओ की डिमांड ज़्यादा है, तो 1 मिलियन से ज़्यादा भी वो शेयर कर सकता है कि हाँ भाई 1.5 मिलियन के बेचेंगे, आपकी डिमांड है, तो उसको बोला जाता है ग्रीन शू ऑप्शन। शॉर्ट सेलिंग की बात करते हैं, बियर और बुल कुछ टर्मिनोलॉजीज शेयर मार्केट को लगते हैं। तो बुल और बियर यूज़ किया जाता है। अगर आप बॉम्बे स्टॉक मार्केट को देखते हो न्यूज़ में, या तो आपने रियल में जाकर देखा हो दलाल स्ट्रीट, तो बियर और बुल दिखता है आपको। तो ये दो एनिमल है जो एक दूसरे के ओपोनेंट है, और ये अनप्रेडिक्टेबल है। बुल क्या करता है, उसके हॉर्न ऊपर करके हवा में उछालता है लोगों को, और बियर क्या करता है, नीचे झुक के मारता है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है तो उसको बोला जाता है ये बुल मार्केट है, अगर मार्केट के पूरा जो ट्रेंड है नीचे जाता है तो उसको बोला जाता है बियर मार्केट। फिर बुक बिल्डिंग, तो ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जहाँ पे जनरेट, कैप्चर, रिकॉर्ड किया जाता है इन्वेस्टर के डिमांड को उनके शेयर्स के हिसाब से। जब आईपीओ इनिशिएट होता है या तो कोई भी सिक्योरिटी इनिशिएट होती है, तो ये पूरा बुक बिल्डिंग इशुएंस प्रोसेस के दौरान किया जाता है, यानी कि एक प्रकार से हिसाब किताब रखना। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, तो ये क्या होता है कि फर्स्ट टाइम अगर कोई कंपनी मार्केट से पैसा उठाती है और जो स्टॉक बेचती है उसको बोला जाता है आईपीओ। जो प्रोसेस है उस चीज़ को बोला जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोला जाता है आईपीओ। ये आईपीओ जो है वो स्मॉलर यंगर कंपनी के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि कैपिटल मार्केट से उठा सके, पैसा मार्केट से उठा सके, लेकिन उसके अलावा लार्ज प्राइवेट ओन कंपनी भी इसका उपयोग करती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राइट ऑफ स्टॉक होल्डर्स ऑफ फर्म्स दैट न्यू शेयर्स मस्ट बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फर्स्ट रादर देन न्यू स्टेक होल्डर्स। अगर कंपनी बोलती है कि मुझे सपोज उनका शेयर ऑलरेडी मार्केट के अंदर बिका हुआ है,
उनको नए शेयर निकालने मार्केट के अंदर, ताकि पैसा जनरेट कर सके। और वो बोलते हैं कि हम उसी को ही बेचेंगे जो हमारा पहले से ही स्टॉक होल्डर है, हम नए ग्राहक को नहीं देखेंगे। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? प्रीएम्प्टिव राइट्स, कि हम लोग इन्हीं को ही अपना प्रॉफिट या नया शेयर देंगे। ठीक है, जिस तरह से प्रेफर्ड शेयर हमने देखा था, वैसे ही ये वाला प्रीएम्प्टिव राइट है। स्टॉक मार्केट जहां पर ऑलरेडी इश्यूड स्टॉक्स को रीसोल्ड या रीब्रॉट किया जाता है, उसको बोला जाता है सेकेंडरी स्टॉक मार्केट। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मार्केट इन विच डेरिवेटिव्स आर ट्रेड, जहां पर डेरिवेटिव्स ट्रेड की जाती है, उसको बोला जाता है डेरिवेटिव सिक्योरिटी मार्केट्स। चौथा क्वेश्चन, स्टॉक और शेयर दैट आर सोल्ड टू इन्वेस्टर, स्टॉक या शेयर जो इन्वेस्टर को शेयर सोल्ड किया जाता है विदाउट ट्रांजैक्टिंग थ्रू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसको बोला जाता है डायरेक्ट ट्रांसफर, बिकॉज यहाँ पर कोई इंटरमीडियरी नहीं हो रहा। और लास्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मार्केट के अंदर जो फर्स्ट टाइम इशू किया जाता है शेयर्स का पब्लिकली स्टॉक मार्केट के अंदर, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपको सही से देखना हो या इत्मीनान से लिखना हो तो पॉज करके आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। और आज के लेक्चर में हमने काफ़ी बेसिक टर्मिनोलॉजीज, सेबी और उसके रिफॉर्म्स क्यों लाए, उन सब के बारे में चर्चा किया। इन सब के अलावा अगर आपको कोई डाउट हो या सजेशन हो तो एज ऑलवेज आप कमेंट में बताइए, या तो ईमेल में हमें लिखकर बता सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।